ये करेक्शन करवानी थी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको। उस दिन हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि डायगोनल मैट्रिक्स की और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। उसके बाद हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि डायगोनल मैट्रिक्स को और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स के साथ तो उस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के केस में ट्रू है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स के केस में ट्रू नहीं है। ये जो रिजल्ट लिखा हुआ है ना D3 डायगोनल मैट्रिक्स को A के साथ मल्टीप्लाई करें या A को D3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों इक्वल आते हैं। तो ये हमेशा ट्रू नहीं है। मैथमेटिक्स में किसी भी बात को नेगेट करने के लिए, गलत साबित करने के लिए उसकी एक काउंटर एग्जांपल भी मिल जाए तो वो चीज़ जनरली ट्रू नहीं रहती। तो ये इस चीज़ की इसकी कई काउंटर एग्जांपल पड़ी हुई हैं, नेट पे भी पड़ी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स को किसी के साथ मल्टीप्लाई करें या उस मैट्रिक्स को डायगोनल के साथ मल्टीप्लाई करें तो दोनों के रिजल्ट सेम नहीं आते। ये मल्टीप्लिकेशन भी इसने बुक में गलत की हुई है ये वाली, ठीक है। अगर आप में से किसी ने ट्राई की हो करने की, जो कि कुछ ने की है, तो उनको पता लग गया होगा कि ये इसने मल्टीप्लिकेशन जैसे मैंने सिखाई है कि इस रो को उठाना है, इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी रो को उठाना है इस कॉलम के साथ, फिर इसी रो को उठाना है और तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी तरह सेकंड रो को करना है, इसी तरह थर्ड रो को करना है। तो अगर आपने ट्राई की हो तो आपको पता चल गया होगा कि ये गलत की हुई है ये दोनों जो मैट्रिक्स की इसने मल्टीप्लिकेशन, तो इसलिए ये रिजल्ट इक्वल नहीं आते। तो करेक्शन यही करवानी थी कि डायगोनल मैट्रिक्स की मामले में ये बात ट्रू नहीं है, जबकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो वाहिद एलिमेंट है मैट्रिक्स है जिसको किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दें तो उस पे असर नहीं पड़ता, वो मैट्रिक्स वापस आपके पास आ जाता है। अच्छा, उसके बाद जी आज का जो लेक्चर हमने स्टार्ट करना है उसमें हमने पढ़ना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। बेसिकली सबसे पहले देख लेते हैं इनवर्स क्या होता है। इनवर्स उस एलिमेंट को कहते हैं, अगर मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ, मैंने उस दिन भी आपको समझाया था कि अगर मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं कहता हूँ कि 5 मेरे पास कोई एक रियल नंबर है, मैं कहता हूँ कि 5 का इनवर्स मेरे पास क्या है, तो मुझे कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर जो आए वो आइडेंटिटी आ जाए। अब आइडेंटिटी क्या होती है? 1 होती है। तो 5 को अगर मैं 1/5 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 5 5 से कैंसल हो जाएगा और आंसर आएगा 1। तो इसका मतलब 5 का जो इन्वर्स है वो 1/5 है। ठीक हो गया? इसी तरह से अब ये रियल नंबर की मैं बात कर रहा था। इसी चीज़ को उठा के अगर हम मैट्रिक्स में ले जाएँ, तो मैट्रिक्स में इन्वर्स क्या होता है? मैट्रिक्स में इन्वर्स को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि अगर मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए और मैं कह देता हूँ जी कि मेरे पास ए मैट्रिक्स है कोई और मैं कहता हूँ कि बी उसका इन्वर्स है। याद रखें कि जो इन्वर्स होगा किसी मैट्रिक्स का वो उतने ही ऑर्डर का होगा। अगर कोई ए मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का है तो उसका इन्वर्स भी 2x2 ऑर्डर का ही होगा। तो अगर मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है और मैं कहता हूँ कि बी मैट्रिक्स उसका इन्वर्स है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए फिर जो डेफिनेशन के मुताबिक? मतलब होना चाहिए कि जब मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर मेरे पास क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी। ठीक है? तो अब चूँकि हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब अगर मेरे पास ए कोई 2x2 का मैट्रिक्स है और बी मैं कहता हूँ कि वो उसका इन्वर्स है, वो भी 2x2 का है। जब मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो भी 2x2 का होगा। क्लियर हो गया जी? ये हो गई इन्वर्स की डेफिनेशन। अब इन्वर्स के लिए 2-3 पॉइंट्स हैं। एक तो ज़रूरी नहीं है कि हर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्ज़िस्ट करे। ठीक हो गया एक पॉइंट। और अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो यूनिक होगा, यानी कि एक मैट्रिक्स के एक से ज्यादा इन्वर्स नहीं होंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? उसके लिए कुछ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। वो कंडीशन हम पढ़ लेते हैं। पहले उससे डेफिनेशन आती है ये सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की। अब इसी में से वो कंडीशन हमें मिलती है। अब डेफिनेशन अगर आप पढ़ें, कह रहा है कि ये जो मैंने आपको बताई है, द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स मे नॉट ऑलवेज एग्जिस्ट। ठीक है? इफ द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट, द मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर और नॉन इनवर्टिबल। अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो उस मैट्रिक्स को सिंगुलर कहते हैं या नॉन इनवर्टिबल कहते हैं। नॉन इनवर्टिबल के इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता।
इफ द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है, द मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि कोई भी कंडीशन फाइंड कर लेते हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट, जिससे हमें पता चल जाए कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अब नीचे उसने ना दो एग्जांपल्स दी हुई हैं, एक कोई ए मैट्रिक्स लिया है और एक बी मैट्रिक्स लिया है। उसने इन दोनों को मल्टीप्लाई जब किया है तो आंसर हमारे पास आ रहा है जीरो मैट्रिक्स, यानी कि सारी एंट्री जीरो आ रही हैं। इससे हमें एक चीज वाजे हो रही है, वैसे हम जब यूजुअल अलजबरा की बात करते हैं, आम रियल नंबर की बात करते हैं, तो जब मैं किसी भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूं और उनका आंसर ज़ीरो आता है, अगर मैं किसी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं, दो नंबर कोई भी हो सकते हैं, 5 ए और बी, पहले मैं कहता हूं कि ए और बी कोई रियल नंबर है, इनको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं और आंसर ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि या तो उसमें से ए ज़ीरो है या उनमें से बी जीरो है या फिर दोनों जीरो हैं, क्योंकि कोई एक जीरो होगा तो जीरो उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर जीरो आएगा, या फिर दोनों ही जीरो होंगे, जीरो आपस में मल्टीप्लाई होकर जीरो आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैट्रिक्स के मामले में ये चीज नहीं है। अब ये भी नॉन जीरो मैट्रिक्स था, ठीक है, ये नॉन जीरो था और ये भी एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है, लेकिन इनको जब मल्टीप्लाई किया है तो ए बी जो इनकी प्रोडक्ट आई है वो जीरो मैट्रिक्स आई है। तो इससे हमें मिला का वी कंक्लूड दैट, हमने ये नतीजा अखज किया दैट इफ ए बी इज इक्वल टू जीरो, अगर ए बी प्रोडक्ट जीरो आ रही है, वेर जीरो डिनोट्स द जीरो मैट्रिक्स, जीरो यहाँ पे क्या कर रहा है, जीरो मैट्रिक्स है, देन इट इज नॉट नेसेसरी, तो ये जरूरी नहीं है कि दैट ए इज इक्वल टू जीरो या बी इज इक्वल टू जीरो। कहता है अगर प्रोडक्ट जीरो आ रही है तो ये जरूरी नहीं है कि या तो ए जीरो हो या बी जीरो हो, ठीक है, मैट्रिक्स की फॉर्म में। लेकिन रियल नंबर में नीचे ये चीज बता रहा है, रियल नंबर में ये होता है कि अगर एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब है या तो एक्स जीरो है या वाई जीरो है या दोनों जीरो है। तो ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे इनवर्स की। ये मेथड सारा लिखा हुआ है, ये आप पढ़ लेंगे, बट हम सिंपल फार्मूला करते हैं एंड पे इनवर्स का। ये फार्मूला है इनवर्स का, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कैसे करना है। अब ये इसने 2x2 के लिहाज से डिस्कस किया हुआ है। उसने कहा है जी मेरे पास कोई एक ए मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज हैं ए बी सी डी, ठीक है, और उसका मैंने इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स का ये उसने सारा प्रोसेस करके जो फार्मूला निकाला है, वो निकाला है 1/AD माइनस बी सी इंटू डी माइनस बी माइनस सी ए। ठीक है, अब इस तरह से इसको याद करना मुश्किल है। करना कैसे है, ये आपने पहले पढ़ा भी हुआ, आपको याद आ जाएगा जेन में कि 1/A डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करना ए डी से, दरमियान में माइनस का साइन, और इसको इससे करना है बी सी से, ए डी माइनस बी सी। ठीक हो गया जी। और ये जो ब्रैकेट के अंदर आगे लिखी हुई है चीज, ये डी माइनस बी माइनस सी, इसको कहते हैं एडजॉइंट लेना। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, उसमें आप क्या कर सकते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स की जगह बदल देते हैं। ठीक है, यानी कि जहां पे ए था वहां पे डी कर दिया और डी की जगह पे ए कर दिया, और जो दूसरे एलिमेंट है उनके साइन चेंज कर देते हैं, बी था तो माइनस बी कर दिया, सी था तो माइनस सी कर दिया। तो एडजॉइंट की क्या डेफिनेशन हुई, डायगोनल की जगह चेंज कर देनी है और बाकी के साइन चेंज कर देने हैं। ये सिर्फ 2x2 में इस तरह से एडजॉइंट लेना है। अगर मैं 3x3 का मैट्रिक्स दे दूं तो उसका एडजॉइंट किस तरह से लेना है वो हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। उसमें आप ऐसे जगह नहीं चेंज कर सकते क्योंकि उसमें एंट्रीज ज़्यादा हो जाती हैं, 3 रोज और 3 कॉलम्स हो जाती हैं। डायगोनल की जगह कैसे चेंज करेंगे ये भी सीखेंगे, और साइन कैसे चेंज करने हैं वो भी सीखेंगे। तो ये बेसिकली मैट्रिक्स का फार्मूला है, ये जेन में रखना है। करना क्या है, पहले मल्टीप्लाई करना है ए डी माइनस बी सी, उसको 1/, की फॉर्म में, और आगे मैट्रिक्स में डायगोनल की जगह चेंज कर देनी है और दूसरों के साइन चेंज कर देने हैं। ये है जी इनवर्स का फार्मूला। अच्छा, आगे लिखी हुई है
ये उसने बताया भी हुआ है, इंटरचेंजिंग द एलिमेंट्स ऑन द मेन डायगोनल एंड चेंजिंग द साइन ऑफ द अदर एलिमेंट्स, डिवाइडिंग ईच न्यू एलिमेंट बाय नॉन जीरो नंबर ए डी माइनस बी। अब नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन द अबव कैलकुलेशन शोज दैट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। अब नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि हमें ये सारा प्रोसेस करने के बाद पता चले कि इसका तो मैट्रिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, उससे पहले हम एक छोटा सा काम करेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि इसका मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो वो काम क्या है, आप उसका ये प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे, ए डी माइनस बी सी, ये जो उसका प्रोडक्ट है ना, डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में माइनस का साइन, और दूसरे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। तो ये प्रोडक्ट नॉन जीरो होना चाहिए, अगर तो ये नॉन जीरो होगा तब ही हमारा उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। कहता है इफ ए इनवर्स एग्जिस्ट देन ए डी माइनस बी सी मस्ट बी नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ये प्रोडक्ट जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए, अगर जीरो आ जाएगा आप तभी कह देंगे कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ओके जी, ये कुछ रिजल्ट्स हैं इनवर्स के बारे में, ये ट्रू हैं कि अगर हमारे पास कोई ए बी प्रोडक्ट हो और उसका इनवर्स हो तो ये ओपन कैसे होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, यानी कि बी पहले आ जाता है और इनवर्स बाद में आ जाता है। फिर उसके बाद अगर ए इनवर्स का इनवर्स अगेन लें तो वो फिर से वही मैट्रिक्स आपके पास आ जाता है। तो ये रिजल्ट्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है, या टॉपिक जो आ रहा है वो आ रहा है ट्रांसपोज एंड ट्रांजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। सिमेट्रिक भी आ रहे हैं इसमें, हर्मिशियन मैट्रिक्स भी आ रहे हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज किस तरह से लेते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स। आप रोज को कॉलम्स बना दें तो वो मैट्रिक्स जो होगा उसको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, रोज को उठा के कॉलम्स की फॉर्म में लिख दें तो ट्रांसपोज हो जाएगा उस मैट्रिक्स का। इफ ए इज अ m क्रॉस n मैट्रिक्स, कहता है a कोई m क्रॉस n का मैट्रिक्स है, देन इट्स ट्रांसपोज विल बी n क्रॉस m मैट्रिक्स। तो जब रोज कॉलम्स बन जाएंगे तो वो n क्रॉस m, उसका ऑर्डर भी रिवर्स हो जाएगा, n क्रॉस m मैट्रिक्स बन जाएगा। डिनोट किस तरह से करते हैं, द ट्रांसपोज ऑफ ए इज यूजुअली डिनोटेड बाय ए के ऊपर छोटा सा टी डाल देते हैं, या इस तरह से भी ट्रांसपोज को डिनोट करते हैं, जिस तरह यूजुअली ये नोटेशन चलती है हम यही वाली यूज करेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद क्या आ रहा है जी, ट्रांजुगेट। ट्रांजुगेट क्या होता है, द ट्रांजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। अब इसमें दो कंडीशंस हैं, ट्रांसपोज में सिर्फ एक कंडीशन है कि रोज को कॉलम्स बना दें तो वो ट्रांसपोज हो जाता है, लेकिन ट्रांजुगेट में आप रोज को कॉलम्स भी बनाएंगे और उसके बाद सेकंड कंडीशन ये लिखी हुई है, टेकिंग द कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच एलिमेंट। कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है कि अगर उसमें अयोटा वाले नंबर्स आ रहे हैं तो आप अयोटा वाले नंबर्स का साइन चेंज कर देंगे, अगर अयोटा के बगैर रियल नंबर है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रियल नंबर का कॉन्जुगेट भी लेंगे तो वही मैट्रिक्स आएगा, लेकिन जस्ट फर्क किस में पड़ेगा, अयोटा वाले में, अगर अयोटा होगा तो अयोटा वाली एंट्रीज के साइन बदल जाएंगे। दो डेफिनेशन पढ़ ली, ट्रांसपोज में जस्ट रोज को कॉलम्स बना देना है, और ट्रांजुगेट में क्या करना है, रोज को कॉलम्स भी बनाना है और उसके बाद आपने क्या करना है, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेना है उसका। अच्छा, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स की, कि अगर ट्रांसपोज मैट्रिक्स का अगेन ट्रांसपोज लें तो वापस वही एलिमेंट आ जाता है। दूसरा है कि कोई भी स्केलर नंबर है उसको अगर आप ए के साथ मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज लें या ट्रांसपोज लेके के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो दोनों सेम ही आएंगे। अच्छा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज ले लें तो वो अलग अलग का ट्रांसपोज हो जाता है, और ए बी ट्रांसपोज ओपन कैसे होता है, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। प्रूफ इनका करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस आपने ज़हन में रखनी है, यानी कि ये क्वेश्चन में अगर यूज़ होंगी तो आप ये करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आ रहा है जी, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, सिमेट्रिक और हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होते हैं।
सिमेट्रिक, अब इसकी जनरल डेफिनेशन वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, ठीक है, ए मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज लिया है और फिर वो ए मैट्रिक्स ही बन गया है, यानी कि ट्रांसपोज लेने के बाद भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो वही मैट्रिक्स वापस आ गया है, तो उसको बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये। लेकिन अगर आपके पास ट्रांसपोज लेने से माइनस इंटू ए आ गया है, यानी कि मैट्रिक्स वही आया है लेकिन अगर उसके साथ माइनस आ गया है, तो उसको कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये उसकी डेफिनेशन लिखी होगी, ये इफ ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, यानी कि उसका ट्रांसपोज लिया तो माइनस इंटू कॉमन बाहर ले लें तो ए ट्रांसपोज के इक्वल आ गया, देन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक। अच्छा, ये होगी सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक की। दूसरी है हर्मिशन की। हर्मिशन में क्या होता है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स ए का कॉन्जुगेट लें, यानी कि बार लें, उसमें जितने भी अयोटा वाले एलिमेंट्स होंगे उनके साइन चेंज कर देंगे, और उसके बाद उसका ट्रांसपोज लें, बार लेने के बाद उसका ट्रांसपोज लें, और ये सारा अमल करने के बाद फिर से वही मैट्रिक्स आपके पास वापस आ जाए, तो उसको कहते हैं हर्मिशन मैट्रिक्स। और अगर माइनस इंटू वो मैट्रिक्स आ जाए तो उसको कहते हैं स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। ये दोनों सेम है। ये प्रॉपर्टीज बार बार डिस्कस हो रही है, ये हम पढ़ चुके हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ओके जी, ये अब दिया गया है, उसने एग्जाम्पल दिया है इनवर्स की। कहता है ए मैट्रिक्स है 3 4 माइनस 2 इंटू 0। ये मैट्रिक्स गिवन है। कहता चेक करें इफ इट इज इन्वर्टिबल। पहले तो चेक करें कि ये इन्वर्टिबल है या नहीं। अगर इन्वर्टिबल है तो इसका इन्वर्स फाइंड करें। अब इन्वर्टिबल कैसे फाइंड करेंगे? आप सिंपल क्या करेंगे, 3 को डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके देखें, 3 इंटू 0 0, दरमियान में माइनस का साइन, और माइनस 2 इंटू 4 -8, और बाहरी दरमियान वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो 0 0 -8, तो वो क्या आ गया, ये आ गया आपके पास ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू आ गया -8। अब -8 जीरो को नहीं है, माइनस आए प्लस आए कुछ भी आए, लेकिन जीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब -8 आंसर आ गया, जीरो नहीं आया, तो इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अच्छा, इन्वर्स का फार्मूला क्या है? ये आपने ले लिया है 1/AD माइनस बी सी। अंदर क्या करना था? डायगोनल की जगह चेंज करनी थी, इनके साइन चेंज करने थे। तो जगह जब चेंज की तो 0 चला जाएगा 3 के पास, और ये 4 प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 2 था तो ये प्लस का हो गया, और उसके बाद 1/8 -8 से डिवाइड कर दिया तो ये आपके पास इन्वर्स आ गया। ठीक है, इस तरह से ये नेक्स्ट एग्जांपल जो आपने ट्रांसपोज, ये ए बी सी मैट्रिक्स दिए गए हैं, फाइंड देयर ट्रांसपोज एंड चेक विच ऑफ देम आर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। कह रहा है कि इनके ट्रांसपोज फाइंड करो और बताओ कौन से सिमेट्रिक हैं और कौन से स्क्यू सिमेट्रिक है। अब ये ए ट्रांसपोज है, इसकी रोज है 1 2 3 2 1 3 और 3 0 2। अगर मैं रोज को कॉलम्स बना दूं, 1 2 3 को इस तरह से 1 2 3 लिख दूं, फिर 2 1 3 को इस तरह से 2 1 3 लिख दूं, और 3 0 2 लिख दूं, तो ये उसका ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ए ट्रांसपोज लेने से वही मैट्रिक्स वापस आ जाए तो इसका मतलब है वो सिमेट्रिक होगा। और अगर माइनस इंटू वो आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो टाइम हमारा शॉर्ट हो रहा है मीटिंग का, लेक्चर यहाँ तक ही करते हैं। ये पहले क्वेश्चन आपने मल्टीप्लिकेशन वाले उस दिन कर लिए थे। ठीक है, इनमें से जो आपके आज के लेक्चर के रेलिवेंट क्वेश्चन होंगे, जैसे ये है वेरीफाई द मैट्रिक्स ए एक्स इज इक्वल टू बी। कहता ए एक्स इज इक्वल टू बी के इक्वल वेरीफाई करो कि ये है कि नहीं, यानी कि ए को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करो और देखो आंसर बी आता है कि नहीं। ठीक है जी, इसी तरह और भी जो सिमेट्रिक के रेलिवेंट क्वेश्चन होंगे, एंटी सिमेट्रिक के रेलिवेंट होंगे, इन्वर्स के रेलिवेंट क्वेश्चन होंगे, वो इस एक्सरसाइज में आपने कर लेने हैं। और इसके अलावा पिछला लेक्चर जो है उसकी जो असाइनमेंट है वो भी कंप्लीट कर लेनी है।